बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे। ये एंड पर कुछ डिजीजेस दी हुई हैं और ये डिजीजेस सारी की सारी ये इंसानों की ही हैं और इंसानों के रिलेटेड हैं। और इंसानों की किस चीज़ के रिलेटेड हैं? जीआईटी के रिलेटेड हैं जी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के रिलेटेड ये सारी डिजीजेस दी हुई हैं और इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो डिजीज़ है ना, वो डिस्पेप्सिया है। और ये बहुत कॉमन बीमारी है हमारे माशरे में भी। हमारी सोसाइटी में भी बहुत कॉमन है ये। और आमतौर पर ये थोड़े मोटे लोगों में होती है, लेकिन पतले लोगों में भी हो सकती है। होता कुछ यूं है कि ज़्यादा चीनी खाने की वजह से, ज़्यादा आप कह सकते हो स्पाइसी ऑयली चीज़ें खाने की वजह से हमारा जो मैदा है उसमें तेजाबियत बढ़ जाती है। और वो सही तरह से, या ज्यादा पेट भर के खाने की वजह से, बहुत ज्यादा पेट अगर आपने भर लिया है, ठीक है, फिर भी ये हो सकती है। मैदे में तेजाब बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है। लेकिन वो सही तरह से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, वही वाला तेजाब ऊपर एसोफेगस की तरफ भी आता है और वही वाला फिर इंटेस्टाइन्स की तरफ भी जाता है। और खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट ना होने की वजह से हमें फ्लैटनेस, फ्लैटनेस कहते हैं जब हमारे जो एनस से जब हवा खारिज होती है उसको कहते हैं फ्लैटलेंस होगी। ठीक है, और भी मसले स्टार्ट हो जाते हैं जो कि हम इधर देख लेते हैं। डिस्पेप्सिया इस डिजीज का नाम है जी। डिस लफ्ज जहाँ भी आएगा, डिस आमतौर पर ना लफ्ज यहाँ भी आता है, इस ये पेन को जाहिर करता है। डिस, इसी तरह ही आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी तो नहीं, शायद आपकी बुक्स में लिखा होगा डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया कहते हैं अगर जो मेंसेस वाली पेन है ना, अगर मेंसेस अगर पेन के साथ आने स्टार्ट हो जाए, ज्यादा पेन के साथ, उस पे उस डिजीज को हम कहते हैं डिसमेनोरिया। इसी तरह और भी चीजें हैं जिसमें, और आमतौर पर ये ऐसी चीजों में भी आता है जो कि इरेगुलर हो जाए, उनको हम डिस कह देते हैं। इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया। ठीक है, दिस इज नॉट अ डिजीज इन इटसेल्फ, ये खुद में कोई डिजीज नहीं है डिस्पेप्सिया, बट सिम्टमेटिक ऑफ अदर डिसऑर्डर और डिजीज। लेकिन ये सिम्टम है, मतलब अलामत है दूसरी डिजीजेस की, जैसे कि बुखार है। बुखार खुद में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। बुखार जो होता है वो दूसरी जो बीमारियां हैं ना उनकी अलामत होता है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन चल रहा होता है उसकी अलामत होती है बुखार। इसी तरह ये डिस्पेप्सिया है, ये खुद में बीमारी नहीं है लेकिन ये अलामत है। इसमें होता क्या क्या है, इसमें सबसे पहले तो अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी। इंसान का जो पेट होगा ना उसको वो इंसान को खुद ही बता देगा कि कोई मसला चल रहा है, ठीक है। पेट में एक नागवार सी सेंसेशन सी होगी, पेट में अकड़ाव सा होगा। फ्लैटुलेंस होगी, हमें बहुत ज्यादा हवा खारिज होगी और गंदी बदबू के साथ हवा खारिज होगी। तीसरे नंबर पर चूंकि तेजाब बहुत ज्यादा बन रहा है और वो एसोफेगस में भी जा रहा है, और एसोफेगस में नॉर्मली तेजाब नहीं जाना चाहिए, तो एसोफेगस में जाने की वजह से हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हार्ट बर्न हम उसको कहते हैं, अगर आप खाना बहुत ज्यादा खा के अगर आप लेट जाएं तो आपको तेजाबियत अपने सीने वाले हिस्से में महसूस होती है, उसको हार्ट बर्न कहते हैं। नोजिया और वॉमिटिंग, नोजिया कहते हैं मतली को और वॉमिटिंग कहते हैं उल्टी को, ये सारी चीजें हम आ सकती हैं। ठीक है, दीज सिम्टम्स में अक्कर इरेगुलरली, ये वाली सिम्टम्स जो है ना ये मतलब इरेगुलरली आ सकती हैं एंड इन डिफरेंट पैटर्न्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि हर दफा खाने के बाद ही होंगी कभी नहीं होंगी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्पेप्सिया में अकर ड्यू टू एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक। एक तो है कि ये क्यों होता है, जब मैदे में बहुत ज़्यादा तेजाब बन जाता है, जब मैं ये बात मैंने आपको बताई है अभी। और फॉल्टी फंक्शन ऑफ स्टमक, या फिर कभी कभार ना स्टमक सही तरह से काम नहीं कर पाता किसी भी वजह से। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा खाना भर के खा लिया है, ठीक है, उसकी वजह से स्टमक को मूवमेंट करने में मुश्किल पेश आ रही है, इसी तरह की गंदा खाना खा लिया। फॉल्टी फंक्शन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन और इनसफिशिएंट क्वालिटी ऑफ बाइल सेक्रेशन, या एक और भी रीज़न भी होती है इसकी, ये अच्छी रीज़न बताई है। अगर बाइल की सेक्रेशन की अच्छी क्वालिटी ना हो, बाइल आपको पता है लिवर से आता है नीचे की तरफ और डिओडिनम में आता है, और बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। अच्छा, मैंने कल आपको ये तो बता दिया था कि बाइल जो है वो आता है कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, लेकिन मैंने इसका फंक्शन नहीं बताया था। बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में लिपिड्स को डाइजेस्ट करवाने में। बाइल क्या करता है, लिपिड्स के ना छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, ठीक है, लिपिड्स के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देता है, और वो फिर ग्लोब्यूल्स के ऊपर एंजाइम
एक्ट करता है। बाइल में हालांकि कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये खुद ब खुद ही ये एंजाइम्स के बगैर ही इसमें कुछ मटेरियल होता है, जो कि साल्ट्स वगैरह होते हैं, जो कि लिपिड्स को ना छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। फिर उन टुकड़ों के ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं, तो फिर वो टूट के मजीद फैटी एसिड बन जाते हैं, जो कि अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, ये डिस्पेप्सिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट डिजीज है जी फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हमें अक्सर देखने में आती है। फूड पॉइजनिंग आप अंदा तब होती है, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। आपने रात में खाना खाया है जी, चिकन के साथ, या चिकन के साथ आपने खाना खाया है। थोड़ी देर बाद आपका दिल किया, आपने स्ट्रॉबेरी लिया, स्ट्रॉबेरी को आपने दूध में डाल के उसका शेक बना के वो पी लिया, और आप लेट गए। और रात के 2 बजे आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, और बहुत ज़्यादा डायरिया स्टार्ट हो गया है। तो क्या मतलब हुआ इसका? फूड पॉइजनिंग हो गई है। जो भी खाना अंदर गया था उसमें कोई जहरीले मादे थे, उसमें बैक्टीरिया ऐसे थे गंदे वाले, जिन्होंने अंदर जाकर पॉइजन पैदा कर दी है। और वो इंटेस्टाइन्स में जैसे ही गया है, उन्होंने उस पॉइजन ने, उस टॉक्सिन ने इंटेस्टाइन को मतलब इरिटेट कर दिया है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन ने आगे से क्या किया है, इंटेस्टाइन ने अपनी मोटिलिटी बढ़ा दी है, मतलब उसकी पेरिस्टालसिस बढ़ गई है, बहुत तेजी, बहुत ज़्यादा पेरिस्टालसिस हो गई है। ताकि क्यों? ताकि इंटेस्टाइन चाह रही है कि वो जो मटेरियल है, वो जो टॉक्सिन है, वो दफा हो जाए हमारी बॉडी से, वो निकल जाए। और इसी तरह ही इंटेस्टाइन वापस की तरफ भी भेज देती है, स्टमक से वापस की तरफ, मुंह से भी खाना आना वापस आना शुरू हो जाता है। मकसद सिर्फ बॉडी का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का एक ही है कि ये जो मटेरियल अंदर पड़ा है इसको निकाल दो, नहीं तो ये बॉडी को नुकसान पहुंचा देगा। अब इसमें ना एक दो चीजें होती हैं। एक तो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और डायरिया से हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहते हैं, हमारी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नमकियात होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड है। ठीक है, तो जब भी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो मुंह के रास्ते सोडियम निकलता है, पोटेशियम निकलता है। जब ज़्यादा डायरिया होता है तो मोशंस के रास्ते भी ये इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं। तो जब ये बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नमकियात की कमी की वजह से बंदे में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस कंडीशन में भी बंदा चले जाते हैं, क्योंकि यही वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये बॉडी में हार्ट वगैरह की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी चूंकि रिक्वायर्ड है, तो हार्ट फेलियर तक भी जा सकता है, इवन कि एक डायरिया देख लें आप। तो एक तो यह है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है उस वॉमिटिंग डायरिया की वजह से। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरी जो चीज़ हो सकती है वो है कि जब इंटेस्टाइन्स बहुत ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ताकि पेरिस्टालसिस बहुत ज़ोर से होनी स्टार्ट होती है, तो जो इंटेस्टाइन जब ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो इंटेस्टाइन स्मूथ मसल से बनी होती है। और मैं आपको अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बात बताऊं, कि अगर आप किसी इंसान का पेट खोल लें इस तरह से कि उसके जो जो बाहर की स्किन है ना, ये खोलने की उसको तकलीफ ना हो, आप उसके इंटेस्टाइन बाहर निकाले और इंटेस्टाइन को एक जगह से पूरी छुरी के साथ काट देंगे ना, उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी कोई चीज कटी है। वो देखे ना बस, मतलब उसका उसका आंखों पर कुछ बंधा हुआ हो। तो अगर पेट पेट की जो जिल्द है ना, आगे वाली दीवार है, इसको फाड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको फाड़ेंगे तो तकलीफ होगी होगी। मैं कह रहा हूँ अंदर से इंटेस्टाइन को निकाल लें आप किसी तरह से, और उसको काट दें एक जगह से, तो दर्द नहीं होगी। ये ना स्मूथ मसल का एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्मूथ मसल के थ्रू, स्मूथ मसल में पेन तभी ही होती है जब पूरे का पूरा बड़ा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है बहुत जोर से। ठीक है, एक पॉइंट पर अगर कोई भी इंजरी आएगी ना, फिर नहीं होगी। तो जब पेरिस्टालसिस में पूरे के पूरे काफी काफी मसल कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू हो जाते हैं, और बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होती है पेट में। ठीक है, तो ये दो काम हमें ज्यादातर नजर आते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, और साथ में पेन इन द स्टमक, पेन इन द abdomen, सॉरी। फूड पॉइजनिंग, दिस टर्म इंडिकेट्स एन इलनेस फ्रॉम indigestion ऑफ फूड कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, टॉक्सिक जहरीले मादे। वन ऑफ मतलब इंडाइजेशन हुई है उसकी, अच्छे सारा इंडाइजेशन का मतलब डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सके। वन ऑफ द कॉमनेस्ट काज ऑफ फूड पॉइजनिंग आर द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन कौन से? साल्मोनेला एंड कंपाइलोबैक्टर, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, शिगेला है, ई कोलाई है, विब्रियो कोलेरा है। इसी तरह ही कुछ वायरसेस हैं, रोटा वायरस है, नोरा वायरस है, एडिनो वायरस है। कुछ पैरासाइट्स हैं जैसे कि जियार्डिया है,
और इंटरमीबा हिस्टोलिटिका है। ठीक है, ये मैंने अभी अपना थोड़ा सा नॉलेज झाड़ दिया आपके ऊपर, ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये दो ही याद करने की जरूरत है। अलबत्ता मैं आपको ये इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो हमें टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड होता है, टाइफाइड बेसिकली इंटेस्टाइन्स को ही इफेक्ट करता है। ये बुखार जो होता है ना, ये इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट करता है। और हमारी सोसाइटी में टाइफाइड पता नहीं किस बुखार को आमतौर पे कहते रहते हैं, हालांकि टाइफाइड काफी खतरनाक बुखार होता है। टाइफाइड के लिए आमतौर पर ना टेस्ट इस्तेमाल कर, जो हम टेस्ट करवाना चाहिए वो ये है कि जो स्टूल है ना, स्टूल कहते हैं पोटी को, जो इंसान के फीसिस है ना उनको कहते हैं। तो स्टूल का टेस्ट करवाना चाहिए। तो आमतौर पे वो होता नहीं है इधर हमारी सोसाइटी में, क्योंकि वो महंगा है, 5-6 हज़ार का टेस्ट होता है। तो टाइफाइड करवाने वाला ये जो बैक्टीरिया है ना, वो साल्मोनेला है, साल्मोनेला टाइफाई उसका नाम है। ठीक है। दीज बैक्टीरिया लिव इन द इंटेस्टाइन, ये वाले जो बैक्टीरिया की अब ये थोड़ी एक्सप्लेन करेगा, लिव इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ कैटल, कैटल कहते हैं मतलब ये जो घरेलू जानवर है। चिकन, चिकन को कहते हैं, डक बतख को कहते हैं, विदाउट कॉजिंग डिजीज सिम्टम, ये इनकी गट में रहते हैं, इन जानवरों की गट में, गट कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मुंह से लेकर एनस तक के हिस्से को गट कहते हैं सारे को। तो ये इनकी गट में रहते हैं। कोई सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करते। ह्यूमंस however may develop food poisoning if they drink milk। अच्छा, लेकिन इंसान जो है ना, उनमें फूड पॉइजनिंग आ जाती है अगर वो क्या करें, अगर वो दूध पिएं, ईट मीट, अगर वो गोश्त खाएं और या फिर अंडे खाएं विच आर कंटेमिनेटेड विद दीज बैक्टीरिया। कंटेमिनेटेड कहते हैं कि आलूदा हो जाना। कंटेमिनेटेड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है आलूदा हो जाना। अगर कुछ दूध पी लिया आमतौर पे, गोश्त खा लिया, दूध अंडे और गोश्त इन ही से ये बैक्टीरिया आमतौर पे जिस्म में दाखिल होते हैं। ठीक है। तो ये अगर उनमें ये बैक्टीरिया हुआ ना, आलूदा हुआ ये चीज़ें बैक्टीरिया से, तो फिर वो जिस्म में आ जाएगा और फूड पॉइजनिंग करवा देगा। ये बैक्टीरिया आमतौर पर पता क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया आकर कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइन्स में जाके ना ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और वो टॉक्सिन जो है ना वो बड़ी इरिटेट करती है इंटेस्टाइन्स को। द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर डायरिया, वॉमिटिंग एंड abdominal पेन। ये देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको ये तीनों सिम्टम्स बताई हैं कि कैसे ये तीनों सिम्टम्स होती हैं। दे अक्कर फ्रॉम 12 to 24 आवर्स आफ्टर ईटिंग। और ये 12 से 24 घंटे खाने के बाद होती हैं, कंटेमिनेटेड फूड खाने के बाद होती हैं। ठीक है, ये वाली जो सिम्टम्स हैं। इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली इफ इन अनपास्चराइज्ड मिल्क इज ड्रंक और इफ मीट इज नॉट प्रॉपरली कुक्ड। और ये इन्फेक्शन आमतौर पर तब भी होता है जब दूध पिया जाए, दूध अनपास्चराइज कहते हैं, जो उबला हुआ दूध ना हो। ठीक है। लुई पास्चर एक बहुत बड़ा साइंसदान था, आपने पढ़ा होगा शायद, या पढ़ोगे अगले अगले सेकेंड ईयर में। उसके कामों के बारे में इंग्लिश इंग्लिश में लिखे हुए हैं। उसके नाम से एक उसने एक प्रोसीजर बताया था, ये उबालने वाला प्रोसीजर उसने ही दिया था कि दूध को अगर हम उबाल लें तो इसमें से बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो अनपास्चराइज्ड मिल्क, पास्ट उस प्रोसेस का पास्चराइजेशन कहते हैं, दूध के उबाल कर उसके में से बैक्टीरिया मारने के प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। तो अनपास्चराइज्ड मिल्क, जो उबला हुआ दूध नहीं है ना, उसको अगर पिया जाए, या फिर गोश्त जो कि अच्छे तरीके से पका नहीं हुआ उसको खाया जाए तो फिर होता है। अच्छा, ई कोलाई भी एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, उसने यहाँ पर इसका नाम नहीं दिया हुआ, मैं आपको ये भी लिख देता हूँ। ई, ई से बनता है एस्चेरिचिया। आप इंटरनेट पे जाके लिखोगे ना ई कोलाई का फुल नेम, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप याद कर लो, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है जी। द लिक्विड दैट इसके द लिक्विड दैट द लिक्विड दैट escapes ड्यूरिंग defrosting। मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी लो हो गई, एक मिनट चार्जिंग पे लगा लूं। अच्छा, द लिक्विड दैट escapes ड्यूरिंग defrosting। अच्छा, ये ना एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा है कि अक्सर होता है कि हमारे घरों में ना जो जमा हुआ गोश्त होता है, हम गोश्त को फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख लेते हैं और उसको जमा लेते हैं, लेकिन जब उसको हम डिफ्रोस्ट करते हैं ना, मतलब उसका दोबारा पानी गर्म करके मतलब बर्फ से हम दोबारा पानी बनाते हैं, तो उसको उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रोस्टिंग। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। तो वो जिन बर्तनों के साथ लगता है ना, मतलब जिन बर्तनों में हम वो करते हैं उनको वापस गर्म करते हैं गोश्त को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये साल्मोनेला होता है। तो हमें इन बर्तनों को ना अच्छे से धोना भी चाहिए।
और इन बर्तनों और इस गोश्त को आमतौर पर दूसरे बर्तनों के साथ नहीं टच होना चाहिए। ऐसे बर्तन जो कि हम मतलब यूज कर रहे हैं बगैर धोए ज्यादा अच्छे तरीके से, मतलब सिर्फ पानी मारने से ये बैक्टीरिया नहीं जाएगा। मतलब प्रॉपरली साफ करना पड़ेगा फिर, अगर ये किसी बर्तन में ये गोश्त हमने उबाला है तो। अच्छा, एक खास किस्म की फूड पॉइजनिंग का नाम दिया है इसने, वो है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म एक बैक्टीरिया है एक बैक्टीरिया होता है क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये बेसिकली क्लस्ट्रीडियम फैमिली का, ये लिखा हुआ है इसका नाम क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये क्लस्ट्रीडियम फैमिली, क्लस्ट्रीडियम की एक पूरी फैमिली है बैक्टीरिया की। इसमें चार बैक्टीरिया होते हैं, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लस्ट्रीडियम टेटनस, क्लस्ट्रीडियम डेफिसाइल और क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। ये चार बैक्टीरियाज होते हैं। ये फिर अब मैंने थोड़ा सा नॉलेज झाड़ दिया आपके ऊपर। तो ये आपको चारों नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता एक बैक्टीरिया इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आमतौर पर हम हमारे ना डेली जिंदगी में हमें नजर भी नजर क्या आना, मतलब हमारे हमें अक्सर उसका नाम सुनने को मिलता है, वो है टेटनस का। वो होता है क्लस्ट्रीडियम टेटनाई या टेटनस, क्लस्ट्रीडियम टेटनस। ठीक है। तो वो आमतौर पर, हाँ, आपको पता है क्या करवाता है, जब चोट वगैरह लग जाए या सड़क वगैरह से या किसी भी गंदी चीज से चोट लग जाए तो वो जिस्म में दाखिल होता है और दिमाग पे जाके रिएक्ट करता है। वो तो उल्टे पुल्टे काफी, टेटनस की बीमारी काफी खतरनाक है, मैंने आपको शायद बताया भी था। रेस्पिरेटरी मसल्स की, और हाँ बताया था मैंने, उसके खिलाफ हम वो एंटी एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी यूज करते हैं। तो उसी फैमिली से एक बैक्टीरिया आ रहा है जी, क्लस्ट्रीडियम बेटुलिनम। ये बेटुलिनम जो है, ये बोटुलिज्म उस डिजीज का नाम है। बोटुलिज्म डेवलप्स बाय द यूज ऑफ इम्प्रॉपरली केन्ड और अदरवाइज इम्प्रिजर्व्ड फूड्स स्पेशली मीट। इम्प्रॉपरली कैंड मतलब जो कैन में कैन होते हैं ना, मतलब किसी भी चीज का कैन, छोटे कैन बड़े कैन, उनमें फूड को स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो अगर वो अच्छे तरीके से कैन की ना किए गए हों, ये आमतौर पर खाना जो हम प्रिजर्व करते हैं ना, मतलब प्रिजर्व कहते हैं ऐसा प्रोसीजर जिसके जरिए हम खाने को महफूज कर लें ताकि वो लंबे अरसे तक खाया जा सके। तो अगर वो अच्छे तरीके से हम प्रिजर्व ना कर पाए तो उनमें ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, और बैक्टीरिया से ये डायरेक्ट टॉक्सिन भी बन जाती है, मतलब बोtulinum टॉक्सिन बन जाती है। द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया इज वेरी पावरफुल एंड हैज सिलेक्टिव एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सीएनएस पे जाके एक्ट करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है। काजिंग कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, और इसकी वजह से क्या होता है, दिल और जो रेस्पिरेशन है ना, इसका पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस कहते हैं मफलूज हो जाना, किसी चीज का फालिज हो जाना उस चीज। ठीक है। तो ये दिल को और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करता है, तो दिल और ये बंद हो गया तो फिर बंदा मर जाता है। द अर्ली सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर फटीग डिजीनेस। फटीग कहते हैं थकावट को, डिजीनेस चक्कर आना, डबल विजन, एक बंदे का दो दिखना, हेडेक, सर दर्द, नोजिया, मतली, वॉमिटिंग, उल्टी, डायरिया, मोशंस, अब्डोमिनल पेन, पेट दर्द। ये सारी अर्लियर, मतलब शुरू शुरू में ये सब कुछ होता है, और अगर डिजीज को कंट्रोल ना किया जाए तो फिर कार्डियक और रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है बंदा। दिल भी काम करना बंद कर देता है, फेफड़े भी काम करना बंद कर देते हैं। मसल जो है ना, ये सांस लेने वाले, ये काम नहीं करते। चलें जी। तीसरी जो डिजीज है ना, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी हमारे मतलब घर की बीमारी है समझ लें आपके तो जो ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। और ना होता कुछ यूं है कि जब हम अपनी जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा फैट लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक्सेसिव फैट होता है ना, उसकी वजह से बंदा मोटा हो जाता है। ठीक है। यही पहली दो लाइनें लिखी हुई, इट इज़ अ टर्म एम्प्लॉयड व्हेन अ पर्सन हैज़ अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट ऑन द बॉडी। अगर जिस्म के ऊपर उसके काफ़ी ज़्यादा फैट है ना, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा फैट है, तो उसको कहते हैं ओबीज हो गया बंदा। इफ वन ईट्स टू मच फूड देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। अगर एक बंदा अपनी जिस्म की जरूरियात से ज्यादा खुराक खाता है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं है कि जो फैट है ना, मतलब फैट 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 खाने से ही हमारी बॉडी में फैट बढ़े, मतलब घी और ऑयली चीजें खाने से ही बढ़े। अगर आप रोटी भी ज्यादा खाएंगे ना, कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा खाएंगे, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाएंगे, तो क्या होगा कि वो वाली जो कार्बोहाइड्रेट जो कि एक्सेस एक्सेस में है ना, जो कि हम यूज नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज नहीं करते, तो जो एक्सेस में जाएगी, ज्यादती में ज्यादा जाएगी, वो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में मशीनें मशीनें लगी हुई हैं काफी ज्यादा, ये आप आगे जाके पढ़ोगे
कि जो कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट कर देती हैं। ये बात आपके लिए नहीं होगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाता है और फैट में भी तब्दील हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट टूटता है पहले, तो वो आगे जाके फिर फैट में तब्दील हो जाता है। तो वो ऐसा भी हो सकता है। फैट डायरेक्ट अगर लेके जाएं फिर तो मोटापा होना ही है, कार्बोहाइड्रेट भी अगर ज्यादा लेके जाएं तो भी फैट में तब्दील होकर बंदे को मोटापा करवा सकते हैं। द सरप्लस, सरप्लस कहते हैं इजाफी को। ठीक है, सरप्लस कहते हैं इजाफी को। द सरप्लस इज स्टोर्ड एज फैट टू सो बिकम ओवरवेट और obese। तो इसको जैसे बंदा ओवरवेट या फिर obese हो जाता है। ठीक है। देर इज फैट स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू इन द abdomen अराउंड द किडनीज एंड अंडर द स्किन। अच्छा, ये तीन जगह पर ज्यादातर हमें एडिपोज टिश्यू मिलता है। मैं आपको बताता हूँ एडिपोज टिश्यू कैसे बनता है। एक तो मिलता है अब्डोमेन, पेट। पेट में ना इंटेस्टाइन्स के बाहर वाले ये एरिया, इंटेस्टाइन्स की और पेट की जो बाहर वाली दीवार है, इसके दरमियान में थोड़ी स्पेस होती है। तो वहाँ यहाँ पर एडिपोज टिश्यू जमा हो सकता है। इसकी वजह से बंदे का पेट मोटा हो जाता है। किडनीज के इर्द गिर्द भी, यानी कि गुर्दों के इर्द गिर्द भी थोड़ी जगह होती है, और स्किन के अंदर भी, अंडर भी, स्किन के निचले वाले हिस्से। और ये ज्यादातर वाजे होता है। आप उन बंदों के देखिए जो कि ज्यादा मोटे होते हैं, इंटरनेट से निकाल के, इनकी ये जो चिन वाला हिस्सा है ना, चिन के निचले वाले हिस्से पे, वो उनको कहते हैं डबल चिन हुआ हुआ है। और चिन के निचले वाले हिस्से में, ये स्किन के नीचे, स्किन के अंदर वाली साइड पे उनके यहाँ पर फैट लटक रहा होता है। तो ये स्किन के नीचे भी स्टोर हो जाता है फैट। मैं ना यहीं पर डायग्राम बना देता हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। नीचे जगह है, हाँ यहाँ पर है। होता कुछ यूं है कि जब बॉडी में ज्यादा फैट आता है ना, तो कुछ बॉडी में खास किस्म के सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं फैट सेल्स या फिर अडिपोसाइट्स। अडिपोसाइट्स इधर नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मैं उनका नाम लिख देता हूँ आपको। ADIPY। ठीक है, अडिपोसाइट्स खास किस्म के सेल होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में हर टिश्यू के खास सेल होते हैं, ठीक है। हर टिश्यू का फर्क होता है। इसी तरह जो एडिपोज टिश्यू है ना, एडिपोज टिश्यू एक खास किस्म का टिश्यू है जिसका काम ही बॉडी में फैट को स्टोर करना है, ठीक है। तो उसके जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं हम एडिपोसाइट्स, या इनका ही दूसरा नाम है फैट सेल्स। तो जब ज्यादा बॉडी में फैट आएगा ना, तो ये फैट के ग्लोब्यूल्स जैसे इस तरह के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप समझ लो ये एक पूरा सेल है एडिपोसाइट्स, और इसके दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस पड़ा होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। मैं न्यूक्लियस को आंसर रिप्रेजेंट कर। तो क्या होता है कि जब ये डिपोसाइट्स, जब ये फैट के ग्लोब्यूल सेल्स के अंदर आते हैं, इन सेल्स का काम ही फैट को स्टोर करना है, ठीक है। तो ये अंदर आ गया, फर्ज करो ये भी अंदर आ गया, ये भी अंदर आ गया, और ये भी अंदर आ गया। तो होता क्या है कि ये काफी ज्यादा, फर्ज करो अंदर आ गए, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और इधर ना फैट का एक बड़ा सारा ढेरी बना देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है ना, ये एक थिन लेयर में तब्दील हो गया। ये देखो ये थिन बन गया है, मतलब साइटोप्लाज्म को उन्होंने साइड पे लगा दिया। आमतौर पर तो साइटोप्लाज्म सारी जगह पे होना चाहिए ना सेल में, लेकिन यहाँ पर देखो दीवार के साथ एक थिन सी लकीर में तब्दील हो गया है ऐसे, ठीक है। और न्यूक्लियस को भी उन्होंने साइड पे लगा दिया। ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस भी एक साइड पे लग गया है, ठीक है। तो इस तरह हो जाता है। और जब इस तरह के सेल्स काफी ज्यादा, मतलब ऐसे और भी सेल्स होंगे जिनमें, ये देखो एक और एडिपोसाइट आ गया, इसमें भी बड़ा सारा फैट का ग्लोब्यूल आ गया, और ये न्यूक्लियस एक साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ही एक और आ गया, इसके पर भी ऐसे ही बड़ा सारा फैट है और साइड में न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये इस सारे को हम कहते हैं मिला के एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ये यहाँ पर आ ही जाना चाहिए। एडिपोज टिश्यू बन गया, ठीक है। चैलेंज। देर इज फैट There is fat stored in adipose tissue in the abdomen around the kidneys and the skin. Certain cells accumulate drops of fat in their cytoplasm. मैंने बताया था ना कुछ खास किस्म के सेल्स हैं जो कि
फैट के जो कतरे हैं उनको अपने साइटोप्लाज्म में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एज दिस ड्रॉप्स इंक्रीज इन साइज एंड नंबर दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट इन द मिडल ऑफ द सेल। जब ये छोटे छोटे कतरे जो हैं फैट के, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जब ये छोटे छोटे ये वाले जो कतरे हैं ये अंदर जाके जब ये आपस में मिलते हैं तो ये बड़ा ग्लोब्यूल बन गया, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म एक साइड पे लग गया, न्यूक्लियस भी एक साइड पे लग गया, ठीक है। यही बात उसने यहाँ पर की है ये। पुशिंग द साइटोप्लाज्म इनटू थिन लेयर, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म एक बारीक लेयर में तब्दील हो जाता है, ठीक है। सारे सेल में नहीं, सारे सेल में नहीं रहता, एक छोटी सी बारीक लेयर होती है साइड 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 पे, उसमें तब्दील हो जाता है। एंड द न्यूक्लियस टू वन साइड, और न्यूक्लियस भी एक साइड पे लग जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी एक साइड पे, न्यूक्लियस भी एक साइड पे। ग्रुप ऑफ फैट सेल्स, इन सेल्स को हम कहते हैं फैट सेल्स या फिर एडिपोसाइट्स। फॉर्म एडिपोज टिश्यू, जब इनका हम फैट सेल्स का ग्रुप बनता है तो उसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। सम पीपल नेवर सीम टू गेट फैट नो मैटर हाउ मच दे ईट। हाँ, ये मेरे जैसे बंदे की बात हो रही है कि कुछ लोग कभी भी मोटे नहीं होते। इस बात नो मैटर, कोई मतलब इस बात, ये बात मतलब मैटर ही नहीं करती कि वो कितना खाएं, बहुत ज्यादा भी खाएं फिर भी वो मोटे नहीं होते। वाइल अदर्स ले डाउन फैट व्हेन देयर इनटेक ओनली जस्ट एक्सीड्स देयर नीड। जबकि कुछ और बंदे होते हैं जो कि ले डाउन फैट मतलब उनकी जिस्म पर मोटापा चढ़ जाता है व्हेन देयर इनटेक इज ओनली जस्ट एक्सीड्स देयर नीड्स। जब उनका जो इनटेक है ना, मतलब खुराक खाने का सिस्टम है, वो सिर्फ उनकी जरूरत से थोड़ा सा ही बढ़ जाए, मतलब जरूरत से थोड़ा सा ही ज्यादा खाएं तो भाई उनको फौरन लगता है, मतलब उनको पानी भी मक्खन की तरह लगता है, वो कहते हैं। तो मतलब जरूरत से थोड़ा सा भी ज्यादा खाएं तो उनके जिस्म पर मोटापा चढ़ना शुरू हो जाता है। द एक्सप्लेनेशन, इस बात की क्या वजाहत है कि कुछ बंदे जितना मर्जी खाएं, कुछ बंदे जरा सा भी खाएं, तो मतलब इस बात की क्या वजाहत है। द एक्सप्लेनेशन प्रोबेबली लाइज इन द बैलेंस ऑफ हार्मोन्स विच टू सम एक्सटेंट इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है हार्मोन, हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन इस बात को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी में हार्मोन ना काफी सारे होते हैं, ये हार्मोन्स का अलग चैप्टर है, एंडोक्राइनोलॉजी में आप पढ़ोगे। और ये कंट्रोल करते हैं इस बात को, ठीक है। और हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाली कौन सी चीज है, हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं जीन, जेनेटिक्स को, मतलब ये नस्लों में चलती है ये चीज। जिसका अब्बू मोटा होगा वो जरूरी, काफी चांसेस हैं कि उसके बच्चे भी मोटे होंगे। जैसे मोटा जेदा था हमारे गाँव में, उसके सारे बच्चे देखो कितने मोटे। एन ओबीज पर्सन इज मच मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। और ये जो मोटा बंदा होता है ये मतलब इस मच मोर लाइकली टू सफर, सफर कहते हैं मतलब किसी चीज से किसी चीज की तकलीफ होने को, ठीक है। तो अ, अ, जो मोटा बंदा होगा उसको मतलब ये बीमारियां ज्यादा होंगी, कौन सी। यहाँ पर इसने सफर जो है ना बीमारी के लिए यूज किया हुआ है। ब्लड प्रेशर का मसला उसको ज्यादा होगा, ठीक है। आपको पता है मोटे बंदों में ब्लड प्रेशर का मसला ज्यादा होता है। हार्ट डिजीजेस, दिल के मसले ज्यादा होंगे, क्योंकि ना फैट नालियों में भी जमा हो जाता है तो फिर वो नालियां बंद हो जाती हैं। एक तो फैट नालियों में जमा होने की वजह से नालियां सख्त हो जाती हैं, आर्टरीज आमतौर पर सख्त हो जाती हैं। मैंने आपको बताया था ये बात, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताई थी ना, ये आपके सारी जिंदगी काम आने वाली है कि जो आर्टरीज है ना उनमें इलास्टिक लेयर, मैंने बताया था ना, वो मोटी होती है, ठीक है। और इलास्टिक लेयर मोटी होने की वजह से जब उनमें ज्यादा ब्लड आता है तो उनको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ज्यादा ब्लड आएगा तो वो फैल जाएंगे। लेकिन अगर फैट उनमें जमा होता रहेगा ना उस इलास्टिक लेयर में, फिर वो फैट अगर जमा हो जाए तो फिर क्या होता है, वो इलास्टिक लेयर सख्त हो जाती है, वो लचक नहीं रहती उसमें, तो फिर वो प्लास्टिक के पाइप की तरह की हो जाती है। आप एक बात देखो, ये जो रबर का पाइप है इसमें अगर आप ज्यादा पानी भी डाल दो ना, एक तरफ से बहुत प्रेशर से पानी भी डालो, ये कभी फटेगा नहीं। लेकिन उसी की जगह पर अगर आप प्लास्टिक के पाइप पर बहुत जोर से पानी डालो ना, ये फट जाएगा, ठीक है। ये है सख्त चीज का और लचकीली चीज का फर्क। लचकीली चीज फटती नहीं है आसानी से, जबकि सख्त चीज होती है ना, हालांकि वो लगती सख्त है हमें, लेकिन वो फट जाती है जल्दी से। डायबिटीज मेलाइटस, अच्छा डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं शुगर को, और शुगर का ओबिसिटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब शुगर का ओबिसिटी से बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। खास करके ये जो सेंट्रल ओबिसिटी है, पेट के इर्द गिर्द का जो पेट के इर्द गिर्द जिन लोगों के फैट इकट्ठा होता है ना, जो मोटे होते हैं पेट के इर्द गिर्द, हालांकि बाकी बंदा सूखा भी हो, पेट के इर्द गिर्द जिनका फैट इकट्ठा होगा ना उनमें ये शुगर बड़ी तेजी से होती है। स्टमक डिसऑर्डर, मैदे के मसाइल भी उन लोगों को ज्यादा होता है, गर्ड होता रहता है, डिस्पेप्सिया, ये वाला चीजें होती रहती हैं। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोजा, ये दो डिजीजेज अब हम पढ़ेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोजा और बुलिमिया नर्वोजा।
ये दोनों डिजीजेस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये दोनों डिजीजेस जो है ना, ये साइकेट्रिक डिजीजेज हैं। साइकेट्रिक डिजीज का मतलब है नफसियाती डिजीजेज। इनमें बॉडी में के अंदर कोई भी केमिकल ज्यादा नहीं हो रहा, बॉडी के अंदर कोई ऐसे कोई स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ हुआ, कोई चीज खराब नहीं हुई हुई, लेकिन ये नफसियाती बीमारियां हैं। दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स का उतार चढ़ाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, इनमें अगर आप कहेंगे कि मुझे बॉडी के अंदर कुछ, मैं कोई सीटी स्कैन करवाऊं, एमआरआई करवाऊं, कोई ब्लड का टेस्ट करवाऊं, तो ये मुझे बीमारियों का पता चल जाए, नहीं पता चलेगा। इन सारी बीमारियों का सारा पता पेशेंट की डिटेल पे है, इंफॉर्मेशन पे है कि पेशेंट इंफॉर्मेशन कौन सी दे रहा है। तो ये नफ्सियात की बीमारियां हैं। ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी बीमारी होती है, ये आमतौर पर होती है 12, 14, 15 साल की लड़कियों में। मतलब जैसे ही उनके पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं उसके बाद की ये बीमारी है। और ये हमारे माशरे में ज़रा कम है, ये बाहर अंग्रेज़ों के माशरे में ज़रा ज़्यादा है ये बीमारी। और होती है, इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में होता है कि लड़की जो है ना, मतलब ज़्यादातर ये लड़कियों की बीमारी है। और लड़की क्या करती है, लड़की अपने आप को शीशे में देखती है, और वो कहती है, वो सुखी होती है, वो असल में सुखी ही होती है। हमारा हम देखेंगे, वो कहेंगे हम सुखी, हम कहेंगे वो सुखी है, लेकिन उसको लगता है वो फिर भी बहुत मोटी है, और उसकी वजह से वो खाना नहीं खाती। और वो इतना कम खाना खाती, इतना कम खाना खाती है कि वो मतलब मरने की हद तक मतलब उसका वजन गिर जाता है। इस बीमारी, ये नफसियाती बीमारी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। दिस टर्म इज एम्प्लॉयड टू द लॉस ऑफ एपिटाइट। अच्छा, और उसकी वजह से उसकी भूख भी मर जाती है, अपना उसको लगता है ना कि मेरा वजन ज्यादा है, तो उसकी वजह से उसकी भूख भी मर जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट ड्यू टू फियर ऑफ बिकमिंग ओबीस। ठीक है, उसको डर होता है कि वो मोटी हो जाएगी, इसकी वजह से उसकी भूख मर जाती है। सच अ फीलिंग इज कॉमन इन ह्यूमन फीमेल्स बिटवीन द एज ऑफ 12 and 21 ईयर्स। 12 से 21 साल की औरतों में ये ज्यादा कॉमन है। फियर डज नॉट डिमिनिश, डिमिनिश कहते हैं कम होने को। ये जो खौफ है ना, ये कम नहीं होता इवन व्हेन वेट इज ड्रॉप्ड टू डेंजरस लेवल्स। यहाँ तक के जो वजन है वो खतरनाक हद तक गिर जाए, एक इंसान का वजन अगर एक खतरनाक हद तक गिर जाए। वजन वजन को ना बेसिकली बीएमआई से आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है BMI। ठीक है, ये इसके फार्मूला होता है वेट इन केजी बटा हाइट इन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसका आप फार्मूला इंटरनेट से निकाल के देख लेना। तो ये बीएमआई जब बहुत ज्यादा गिर जाता है, जब वेट बहुत ज्यादा गिर जाता है ना, तो इंसान के जिस्म जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन इनका ये जो फियर है ना कि मैं मोटी हो गई हूँ, हो जाऊंगी, या मोटी हो गई हूँ, ये फिर भी खत्म नहीं होता। साइकेट्रिक थेरेपी इज यूजुअली रिक्वायर्ड व्हेन पेशेंट रिफ्यूजेस टू ईट। मैंने कहा था ये साइकेट्रिक, ये नफ्सियात की बीमारी है। इसमें इंसान के जिस्म, ऐसा नहीं है कि कोई मैं दवाई खिलाऊंगा तो ये ठीक हो जाएंगी बच्चियां। लेकिन तो इनको नफ्सियाती नफ्सियाती इलाज की जरूरत होती है। ठीक है। Anorexia is an illness which largely affects girls usually just after the onset of puberty. Anorexia एक ऐसी डिजीज है जो कि आमतौर पर लड़कियों को अफेक्ट करती है जैसे ही उनकी puberty स्टार्ट होती है। puberty आपको पता है किसको कहते हैं? puberty में लड़कियों और लड़कों में अलग अलग फीचर्स आते हैं। मैं थोड़े से बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बता रहा हूँ। प्यूबर्टी में औरतों, लड़कियों में पीरियड्स आना स्टार्ट होंगे, उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर हेयर आना स्टार्ट होंगे, उनके एक्जिला के अंदर जो उनकी बगलें हैं उनके अंदर एयर हेयर आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, और उनकी ब्रेस्ट बढ़ेंगी। ठीक है, ये सारी फीमेल्स में प्यूबर्टी के साइंस होते हैं। मेल के अंदर प्यूबर्टी के साइन क्या होते हैं? मेल के अंदर प्यूबर्टी के साइन होते हैं कि उनका जो सेक्सुअल ऑर्गन खास करके पीनस है वो बड़ा हो जाएगा, उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन है उनके ऊपर बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, और उनके उनके मुंह के ऊपर बाल आना, दाढ़ी आ जाएगी, और उनके बगलों के अंदर बाल आ जाएंगे, और उनका उनकी आवाज़ भारी हो जाएगी। मेल के अंदर प्यूबर्टी के ये वाले फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर 12 से 20 साल के अंदर अंदर सारे इंसानों में आते हैं, 12 से। औरतों में ये puberty के ऑनसेट के फौरन बाद ये बीमारी एनोरेक्सिया आती है। ठीक है, द इलनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू फियर ऑफ बिकमिंग ओबीज। ठीक है, ये भी पिछली बात उसने रिपीट कर दी है। एन एनोरेक्सिक गर्ल ओवर एस्टिमेट द साइज ऑफ हर ओन बॉडी। मतलब वो ओवर एस्टिमेट करती है अपनी साइज को, मतलब उसका साइज कम भी होगा, वो कहेगी नहीं ये तो मेरा बड़ा साइज है जिस्म का, मुझे पतला होना है।
एंड सो इंसिस्ट, और इस बात पर असरार करेगी दैट शी इज ओवर वेट, कि वो मोटी है, ज्यादा उसका वजन है। व्हेन इन रियलिटी हर वेट हैज ड्रॉप टू अ डेंजरस लेवल, जबकि हकीकत में उसका वजन जो है वो खतरनाक हद तक गिर चुका है। दीज गर्ल्स आर ऑफन इमेच्योर साइकोलॉजिकली, ये जो लड़कियां हैं ना, ये साइकोलॉजी नफसियाती तौर पर इमेच्योर होती हैं, मतलब ये इतनी मेच्योर नहीं होती हैं, ठीक है। एंड अनएबल टू कोप विद द चैलेंजेस ऑफ प्यूबर्टी। अच्छा, एक और बात भी है कि प्यूबर्टी जो है ना, इसके अंदर ऐसा ही नहीं है कि ये जो मैंने बॉडी के आपको स्ट्रक्चर की चेंजेस बताई हैं यही सिर्फ आती हैं। प्यूबर्टी के ऊपर हार्मोनल चेंजेस आती हैं। असल में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही ये जो आपको मैंने चेंजेस बताई हैं ना जिस्म में आ रही हैं, ये आती हैं। पहले हार्मोन चेंज होते हैं, फिर ये चेंजेस आती हैं। तो हार्मोन के चेंजेस की वजह से ना बॉडी के अंदर टेंशन, तनाव होता है, तो उसकी वजह से। और इसके अलावा पीरियड्स जो है ये एक फीमेल के लिए वैसे भी ये तनाव का बायस, टेंशन का बायस होते हैं। तो इस वजह से कुछ लड़कियों में अगर वो ये पबर्टी के चैलेंजेस का सामना ना कर पाए तो उनमें ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नफसियाती बीमारी है तो इस तरह की चीजों को मतलब हमें देखना पड़ता है कि बच्ची पर स्ट्रेस कितना है, ठीक है। एंड देयर इमर्जिंग सेक्सुअलिटी, ठीक है, और उनकी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं वो जो बढ़ रही हैं, सेक्सुअलिटी मतलब सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ रही हैं इनके, इनको इनका मुकाबला नहीं कर पाती, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, तो जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। कोप कोप विद का मतलब होता है मुकाबला करना, ये अच्छा टर्म है, अच्छा वर्ड है। The loss of feminine characteristics enable the girl to retreat into a childlike state in which they feel safe। ठीक है, और बच्चियां जो है ना वो मतलब आप समझ लो कि उनके अंदर जो आमतौर पर बच्ची अगर जवान हो रही है तो उसके अंदर एक औरत वाली करेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए, उनको कहते हैं हम फेमिनाइन करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन क्या होता है, इन बच्चियों में औरत वाली वो वाली खसूसियात आती ही नहीं है, मतलब उनका बिहेवियर वैसा नहीं होता। तो और वो रिएक्ट कैसे करती हैं, वो बच्चों की तरह रिट्रीट करती हैं, ठीक है, अपने आप को बच्चों की तरह रखती हैं, ठीक है, और ऐसे ही वो अपने आप को महफूज समझती हैं। साइकेट्रिक थेरेपी इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू ट्रीट एनोरेक्सिक गर्ल्स, और इन चूंकि ये बीमारी नफसियाती है तो नफसियाती ही थेरेपी की जरूरत होती है इन बच्चियों के लिए। हाँ, हाँ, एक बात है, अगर बच्ची का वजन बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक गिर जाए और बच्ची में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाए, मतलब सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो मैंने बताया था इन ये भी कम हो जाए, तो फिर हम उनको कुछ न कुछ ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं, कुछ बच्ची को मतलब आईवी, इंट्रावेस वीनस और इंट्रामस्कुलर कुछ इंजेक्शन ताकत वगैरह के लगाएंगे, कुछ खुराक के ग्लूकोज वगैरह के लगा के मतलब इमरजेंसी तौर पर तो उसको ट्रीट करेंगे, लेकिन उसको साथ साइकोथेरेपी की जरूरत भी होती है। साइकेट्रिक इलाज जारी रहेगा। सच पेशेंट्स आर फेड थ्रू एनी रूट्स अदर देन एलिमेंट्री कैनाल दैट इज इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। इन पेशेंट्स को खुराक कैसे दी जाती है, एलिमेंट्री ट्रैक कैनाल में, तो मतलब मुंह से तो वो खा नहीं रही, तो उनको फिर आई एम इंट्रामस्कुलर गोश्त में इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, या इंट्रावीनस यानी कि वेन में इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। द रिकवरी इज वेरी स्लो, और इन पेशेंट्स की रिकवरी आमतौर पर आहिस्ता आहिस्ता ही होती है, ठीक है, और 2 से 4 साल तक लग जाते हैं। अगली डिजीज है जी बुलीमिया नर्वोजा। बुलीमिया नर्वोजा भी एनोरेक्सिया नर्वोजा की तरह एक नफसियाती बीमारी है, लेकिन ये थोड़ा फर्क है। एक तो ये थोड़ी सी बड़ी उम्र की बच्चियों में होती है, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोजा से थोड़ी सी बड़ी उम्र की बच्चियां होंगी। दूसरे नंबर पर एनोरेक्सिया नर्वोजा में बच्ची खाना खाती ही नहीं है, जबकि बुलीमिया नर्वोजा में क्या होता है, बच्ची खाना खाती है। यह भी आमतौर पर लड़कियों में ज्यादा होती है, लड़की एक खाना खाती है, बहुत ज्यादा खाती है खाना ये, ठीक है, और जरूरत से ज्यादा खाना खाती है, और खाना खाने के बाद ना उसका एहसास होता है मैंने, हर दफा ही वो ऐसा करती है कि वो हर दफा ही ज्यादा खाना खाती है और उसको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, और फिर अपने हलक के अंदर उंगली मारेगी और खाना निकाल देगी, ठीक है। या फिर क्या करेगी, कुछ ऐसी दवाइयां लेगी जिसकी वजह से उसको डायरिया हो जाए, या फिर कुछ ऐसी दवाइयां लेगी जिसकी वजह से उसको उल्टी आ जाए, ठीक है, ये सारी चीजें वो करवाएगी करेगी। ये सारी डिजीज आपको लग रहा होगा ये क्यों हो रही है, ये नफसियाती डिजीजेज हैं, नफसियाती बीमारियां ऐसी ही होती हैं, ठीक है। आप तो सोच नहीं सकते कि नफसियाती बीमारियां कैसी कैसी हो सकती हैं। मैं भी नफ्स साइकेट्री के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि ये क्या क्या मसले आ सकते हैं। तो ऐसी ही होती हैं, ये थोड़ी खतरनाक होती हैं, लेकिन होता कुछ ऐसे ही है। It is a neurotic disorder in slightly older girls. It is characterized by bouts of overweighting. Bouts कहते हैं मतलब एपिसोड्स को, दौरे पड़ना। बाउट्स आमतौर पर कहते हैं दौरा पड़ना को। बाउट्स ऑफ ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग का उनको दौरा ही पड़ जाता है, बहुत खाती हैं फिर वो।
क्या कर फैटनिंग फूड सच एज फ्राइड और आइसक्रीम केक्स, ये सारी चीजें। फैटनिंग फूड ऐसा जिससे आप जिसमें फैट ज्यादा होता है। क्रीम केक्स, ये सारी चीजें देखो ना, ये क्रीम केक हो गया या फ्राइड फूड हो गया, या इसमें आमतौर पर बहुत ज्यादा घी और ये ऑयल वगैरह है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खाती हैं। दिस वोरेशियस ईटिंग, वोरेशियस ये अच्छा वर्ड है, वोरेशियस कहते हैं बहुत शदीद किस्म का खाना। ठीक है, जरूरत से बढ़ जाए ना, उसको कहते हैं वोरेशियस हो गया। दिस वोरेशियस ईटिंग इज फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। और इस ये जो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाना है, इसके फौरन बाद क्या होता है? सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, वो खुद हलक में उंगली मारकर, सेल्फ इंड्यूस्ड खुद से जो इंड्यूस करती हैं वो वॉमिटिंग, उल्टी कर देती हैं, फास्टिंग मतलब रोजा रख लेते, रोजे का रखने का मतलब है कि वो भूखी रहती हैं फिर वो। परगेटिव्स ऐसी मेडिसिन को कहते हैं जिनसे डायरिया हो जाए। ठीक है, उनको कहते हैं परगेटिव्स। तो ऐसी मेडिसिन हैं मतलब मार्केट में जिनसे डायरिया हो जाए, तो वो ऐसा इस्तेमाल करते हैं ताकि बॉडी से जल्दी जल्दी एक मोशन की सूरत में निकल जाए खाना। द फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग एंड पर्गिंग में कॉज फिजिकल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। देखो मैंने आपको पहले बताया था, उल्टियाँ आएंगी या मोशन ज्यादा लगेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना मतलब तय है, ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। एंड फ्रीक्वेंट रिकरिंग इन्फेक्शन, तो इसी तरह ही इन्फेक्शन भी होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बॉडी वीक हो जाती है इस तरह। ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिक्स इज लाइकली टू बी प्रोलॉन्ग्ड, ये भी मतलब लंबा इनका ट्रीटमेंट चलता है। साइकेट्रिक बीमारी है तो साइकेट्रिक थेरेपी ही चाहिए। द इनिशियल ट्रीटमेंट इज टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ वेट लॉस एंड मेल न्यूट्रिशन। जो इब्तदाई इलाज है ना, मतलब इमरजेंसी वाला, वो ये है कि जो वेट लॉस और मेल न्यूट्रिशन भी आमतौर पर आपको पता है मेल न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, जब लंबे अरसे तक खुराक जिसम में पूरी ना जाए तो बंदे को मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी आगे टाइप्स होती हैं, क्वार्शियोकोर और मेरास्मस। ठीक है, तो एक वेट लॉस और मेरे मेल न्यूट्रिशन जो है ना, इसके जो इफेक्ट्स हैं उनको पहले नंबर पर तो ओवरकम किया जाता है, मतलब उस पर काबू, ओवरकम का मतलब होता है काबू करना, काबू पाना किसी चीज पर। ठीक है, तो और उसके बाद इट इज नेसेसरी टू अंडरटेक द ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, और ये जरूरी है कि हॉस्पिटल में साइकेट्री के वार्ड में इलाज किया जाए इनका। सुपरविजन मतलब, सुपरविजन मतलब डॉक्टर की नजर में रख के इसको इलाज किया जाए। अच्छा जी, दो बीमारियां रह गई, काफी थक गया हूं यार मैं भी। पाइल्स आ गया जी। पाइल्स आमतौर पर हम ये तो पाकिस्तान की समझ लो कौमी बीमारी है, टीबी, टीबी के साथ। टीबी है एक हर बंदे को, और एक हर बंदे को पाइल्स है। पाइल्स कहते हैं बवासीर को, हर हर दवा खाने पे लिखा होता है बवासीर का इलाज और बवासीर का ये और बवासीर का वो। पाइल्स का दूसरा नाम ही हेमरोइड्स है। मैं इसके लिए ना आपको अच्छा मैं पहले लाइन पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंटरनेट पे लेके जाता हूँ, गूगल पे, और पिक्चर दिखाता हूँ एक। Piles or hemorrhoids are masses of dilated tortuous veins in the anorectal mucosa। ये लाइन थोड़ी पढ़नी समझनी डिफिकल्ट होगी आपके लिए, लेकिन मैं आपको म्यूकोजा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इंटेस्टाइन या गट के पूरी की अंदर की लेयर है ना, सबसे अंदर की लेयर जो अंदर से लाइन कर रही है उसको, ठीक है, उसको हम कहते हैं म्यूकोजा। तो उसके अंदर ना डाइलेटेड टॉर्चुअस वेन्स, डाइलेटेड का मतलब डाइलेट मतलब मतलब डाइलेट हुई हुई है, मतलब फैली हुई है। ठीक है, जिनका ल्यूमन बढ़ जाता है ना उसको कहते हैं डाइलेट हो गया, जिनका ल्यूमन कम हो जाता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टॉर्चुअस, टॉर्चुअस का मतलब जिनमें वल आए होते हैं उनको कहते हैं टॉर्चुअस। तो टॉर्चुअस वेन्स एनोरेक्टल म्यूकोजा में अगर प्रेजेंट होंगी तो हम उसको कहते हैं पाइल्स। अब मैं लेके जाता हूँ आपको उस पे, उस डायग्राम पे मैंने पहले निकाल कर रखी हुई थी। नहीं 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 नहीं, मैंने उस दिन भी ये गलती की थी। यहाँ से शेयर करना चाहिए मुझे। हम्म, हाँ अब आ गया होगा आपके सामने। ये देखो, ये एनएस का रीजन दिखाया हुआ है उन्होंने, ये रेक्टम है ऊपर और ये एनएस है। ये नॉर्मल है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मल रेक्टम एंड एनल कैनाल। ठीक है, ये नॉर्मल रेक्टम है, यहाँ से फीसिस आता है और यहाँ से ये इतना हिस्सा एनएस है, ठीक है सिर्फ, और यहाँ से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब मैंने जो म्यूकोजा बताया था ना, वो ये अंदर वाली जो लेयर है ना, ये जो साथ साथ है, साथ साथ है, साथ साथ है, ठीक है, इसको ये म्यूकोजा है। इसी तरह ही इस तरफ भी ये जो अंदर वाली लेयर है ना, ये वाली ये म्यूकोजा है। ठीक है, अब इस म्यूकोजा में आपको ये ब्लू ब्लू सी कुछ दिखाई हुई है उन्होंने। ठीक है, ये वेन होती हैं, ये आमतौर पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वेन आमतौर पर नॉर्मल सिचुएशन में ये देखो प्रेजेंट है, लेकिन किसी भी वजह से इसकी वजूहात बहुत ज्यादा है, मैं अब उन वजूहात पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
ये एक बात समझ लो कि जिगर की जो बीमारी है ना, जिगर अगर सिकुड़ जाए फिर ये हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जिगर सिकुड़ना तो मतलब खतरनाक बीमारी है, कुछ आम बीमारियों में भी ये हो जाते हैं, तो टेंशन लेने की इतनी बात नहीं होती। दूसरे जब यही वेन्स जो हैं ये मतलब ये देखो यहाँ पर फैल गई हैं, ठीक है, ये मोटी मतलब फैल गई हैं, ये देखो यहाँ भी फैल गई हैं, ठीक है। जब ये वेन्स फैल जाएंगे तो उनमें हम इनको कहेंगे हेमोरॉइड्स। ये देखो ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 4 में आते आते ये देखो बाहर तक आ जाती हैं ये, ठीक है। ये स्टेज 4 में जो हेमोरॉइड्स होते हैं ना, ये इनकी स्टेजिंग की होती है कि स्टेज 1 स्टेज 4 में ये बाहर आएगा और अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, अंदर जाएगा ही नहीं, ये हाथ से भी नहीं जाता है ये पाइल्स। स्टेज 3 में हाथ से चले जाते हैं, स्टेज 2 में खुद ब खुद चले जाते हैं, स्टेज 1 में अंदर ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टेजेस याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ मैंने आपको बताना था कैसे ये वेन फैली हुई हैं। अब होता कुछ यूं है कि जब यहाँ से फर्ज करो फीसिस आया है, ठीक है, फीसिस आया है, तो फीसिस ने जब यहाँ से गुजरना है ना, तो जरा सा भी सख्त फीसिस ये वेन, वेन की दीवार जो होती है ना, उस पे और अगर कोई सख्त चीज लगे मतलब तो वो आराम से ही फट जाती है, ठीक है। आर्टरी की तरह नहीं की नहीं होती वेन की दीवार, वेन की दीवार निस्बतन आसानी से फट जाती है। तो क्या होता है कि जब यहाँ से फीसिस आता है, तो जब वो सख्त फीसिस इस पे लगता है ना, तो ये फट जाती है दीवार और यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है वेन में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि ब्लड होता है, तो वो ब्लड बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि अब बवासीर हो गई है जी, ठीक है। अच्छा, ये ब्लड को देखकर ना एक मसला होता है, ब्लड को देखकर कई बंदे क्या करते हैं कि ये वो डेफिकेशन करना ही बंद कर देते हैं, मतलब पोटी करना बंद कर देते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो पोटी है ना, ये जब वापस जाएगी, यहाँ से वापस जाएगी ऊपर की तरफ, तो उसमें से पानी मजीद अब्जॉर्ब हो जाता है, पानी मजीद अब्जॉर्ब होने की वजह से ये फिर ज्यादा सख्त हो जाएगी, फीसिस ज्यादा सख्त हो जाएंगे। वो जब आएंगे वो फिर और मसला करेंगे। तो ये एक साइकिल सा बन जाता है, मतलब कि वो और ज्यादा कब्ज होती है, और ज्यादा सख्त फीसिस बनते हैं, और ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और फिर वो बंदा और ज्यादा डेफिकेशन नहीं करता, तो फिर इसी तरह मतलब मामला बढ़ते जाते हैं। चलो जी, अब मैं आपको लाइनें पढ़ के बताता हूँ। पाइल्स और हेमरॉइड्स आर masses ऑफ डायलेटेड टॉर्चस वेन्स इन द एनोरेक्टल म्यूकोजा। अब आपको समझ लगे, म्यूकोजा के अंदर डायलेटेड टॉर्चस वेन्स को हम कहते हैं पाइल्स, नॉर्मल वेन्स को नहीं कहते। पहली डायग्राम में जो थी वो नॉर्मल, वो पाइल नहीं था, जो दूसरी वाली डायग्राम थी ना, वो पाइल्स था, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा शेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको पता लग गया होगा पीछे से, नहीं तो 10 सेकंड पीछे करके वीडियो देख लो। These masses may sometimes start bleeding during bowel movement। bowel movement कहते हैं जब वॉशरूम आ रहा होता है, उसको कहते हैं बावल। बेसिकली इंटेस्टाइन का ही दूसरा नाम बावल भी है, इंटेस्टाइन को बावल भी कहते हैं। तो इंटेस्टाइन की हरकत के दौरान, इंटेस्टाइन की हरकत जब होती है तभी हमें वॉशरूम आता है ना, तो फिर डेफिकेशन होती है। तो ये जो मैसेज हैं ये आमतौर पर कभी कभी ब्लीड करना भी स्टार्ट कर जाते हैं। सिचुएशन में एग्रीवेट व्हेन द पेशेंट सफर्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो ये वाली जो सूरत हाल है ना, ये शिद्दत अख्तियार तब करती है, एग्रीवेट का कहते हैं शिद्दत अख्तियार कर जाना, बढ़ जाना, जब मरीज को ना कब्ज हो जाती है। कब्ज हो तो फिर ये ज्यादा मतलब सख्त, चूंकि फीसिस बनता है तो वो वेन के साथ जब टच होता है ना, तो फिर सख्त फीसिस, तो फिर और ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। द अर्ज टू डेफिकेट इज डिप्रेस्ड, ये बात मैं आपको बता रहा था। द अर्ज, अर्ज कहते हैं ख्वाहिश होना, अर्ज टू डेफिकेट, उर्ज नहीं होता, सॉरी, अर्ज होता है। अर्ज टू डेफिकेट इज डिप्रेस्ड, जो वॉशरूम करने की ख्वाहिश है ना, ये डिप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सपेल द फीसेस, और इस वजह से क्या होता है, जो वो फीसेस होते हैं ना, उनको निकालना एनस के रस्ते से मुश्किल हो जाता है, मजीद मुश्किल हो जाता है। दिस में कॉज अदर सिम्टम्स ऑफ इल हेल्थ बिकॉज ऑफ फिजिकल डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम। तो अब होता क्या है कि जब फीसेस बढ़ जाएंगे, अब शेयर करना ही पड़ेगा, जब फीसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो रेक्टम में फीसेस जमा हो के ना, ये रेक्टम बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पर स्टोर होते जाएंगे कब्ज की वजह से, तो ये रेक्टम बड़ा हो जाएगा, तो और भी मसले स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बता रहा है अब। The only therapy required is the improvement of hygiene and the use of food softener such as roughage in food or laxatives, ठीक है।
अच्छा जी, इसकी थेरेपी जो इलाज है ना इसका, वो यही है कि एक तो सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, उस हिस्से की, एनएस वाले हिस्से की सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वेन्स फटी हुई हैं, तो इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरे नंबर पर फूड सॉफ्टनर्स का इस्तेमाल किया जाए। फूड सॉफ्टनर्स उन चीज़ों को कहते हैं जिनकी वजह से खुराक में ही ऐसी चीज़ें खाओ कि आपको जो आपका जो वॉशरूम फीसेस बने वो नरम बने, जैसे कि सब्जियां वगैरह ज्यादा खाओ, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाओ, ठीक है, ये सब गल का छिलका इस्तेमाल करो। तो ये सारे फूड सॉफ्टनर है, रफेज यही इनको ही कहते हैं, छिलके वगैरह को, ठीक है। ये सारी चीजें खुराक में खाओ, या फिर दूसरा तरीका क्या है, लेग्जेटिव्स यूज करो। लेग्जेटिव्स ऐसे चीजों को कहते हैं जो कब्ज को कम करते हैं, कब्ज को रफा दफा करने के लिए यूज करते हैं। लेग्जेटिव्स आमतौर पर आपने कभी डोफालेक सिरप पिया होगा, उसको हम लेग्जेटिव कहते हैं। उसमें होता है लेक्टुलोज। तो वो ना फिर पानी ज्यादा इंटेस्टाइन में पानी खींच लेता है, जिसकी वजह से हमें मतलब कब्ज नहीं होती। इंटेस्टाइन में अगर पानी ज्यादा होगा तो कब्ज नहीं ना होगी, मतलब मोशन मोशन लग जाएंगे। तो इस तरह फिर ये कब्ज नहीं होती। द पेशेंट्स आर एडवाइज नॉट टू सिट ऑन द हार्ड सीट्स। दूसरी चीज है, एक एडवाइस करनी है कि उनको हार्ड सीट पे नहीं बैठने देना, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन severity ऑफ द सिम्टम्स समटाइम्स द हेमरॉइड्स हैव टू बी रिमूव्ड सर्जिकली। आमतौर पर ग्रेड 4 के जो होते हैं ना पाइल्स, हेमरॉइड्स होते हैं, उनको हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। लेकिन ग्रेड 4 के पाइल्स को भी रिमूव करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये पेशेंट को तभी हम रिमूव करते हैं जब पेशेंट की ना मतलब बस हो जाए, मतलब पेशेंट आप समझ लो कि पेशेंट कहे कि मुझे दिमागी तौर पर बहुत तनाव, क्योंकि ये आपको आप समझ सकते हो कि एक स्ट्रक्चर है जो कि एनएस से बाहर आ रहा है। तो उसको उसके ऊपर मतलब वॉशरूम यूज करते हुए उसके ऊपर हाथ लग रहा है, तो पेशेंट को साइकोलॉजिकली दिमागी तौर पर एक तनाव का शिकार रहता है कि यार ये क्या चीज़ है जो मेरे जिस्म से बाहर आ रही है। तो उसकी वजह से फिर हमें हमें ये निकालने पड़ते हैं। एंड पर आ गया अल्सर। अल्सर का मैं ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सारा म्यूकोजा है ना, इसके ऊपर म्यूकस लेयर होती है। म्यूकस हम कहते हैं पानी से गाढ़े एक फ्लूइड को, जिसके अंदर काफी प्रोटीन्स होती हैं, जिसकी वजह से वो गाढ़ा होता है। तो म्यूकोजा के ऊपर एक म्यूकस की लेयर होती है। तो जब वो म्यूकस की लेयर जो है ना वो टूट जाए, तो म्यूकोजा जो होता है ना वो एक्सपोज हो जाता है एसिड्स वगैरह को। मैं यहाँ से ही निकाल के दिखा देता हूँ आपको। अच्छा जी, यहाँ तो शेयर करता हूँ। अरे तो इसने इसने म्यूकोजा म्यूकोजा जो है ना वो बता दिया है। गट का नहीं कोई भी बताया जी। नहीं, गट का नहीं बताया। ये एंडोस्कोपी का व्यू है। ये गट के अंदर कैमरा ले जाके ना उन्होंने दिखाया हुआ है, ये हिस्सा देखो। ठीक है, ये देखो, ये म्यूकोजा है, नॉर्मल म्यूकोजा, इसके ऊपर म्यूकस लेयर भी चढ़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखो ये म्यूकस लेयर नहीं है, तो अल्सर बन गया है। ठीक है, तो जो एसिड वगैरह होगा, जो एंजाइम्स वगैरह होंगे, वो यहाँ पर रिएक्ट करते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस दीवार को फाड़ के एंजाइम्स जो है ना वो जो केमिकल्स है वो abdominal कैविटी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। The inner wall of digestive tract is normally covered with mucus which protect it from enzymes. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। When the mucus layer breaks down, the digestive enzymes begin to eat away the walls of stomach or duodenum. जब ये म्यूकस की लेयर टूट जाती है, तो फिर ये जो एंजाइम्स है ना, ये स्टमक और ड्यूडेनम की वॉल को ब्रेक करना, खाना शुरू कर देते हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ सोर कॉल्ड अल्सर। और इसकी वजह से जो जख्म बनता है, सोर कहते हैं जख्म को, जिसकी वजह से जो जख्म बनता है उसको हम कहते हैं अल्सर बन गया।
Occasionally an ulcer is so severe that a hole develops in the wall of digestive tract। और आमतौर पर जो अल्सर इतना सख्त होता है, मतलब शिद्दत शदीद होता है कि उसकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक में सुराख हो जाता है। मैं आपको ना डायग्राम खुद बना के दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रही तो। हम्म। फर्ज करो ये है अ, ठीक है, ये है कोई भी मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई भी हिस्सा, इंटेस्टाइन का कोई भी हिस्सा या स्टमक का कोई भी हिस्सा है। स्टमक में आमतौर पर और ड्यूडेनम में यह होता है। ठीक है, स्टमक में और ड्यूडेनम में अल्सर बनते हैं आमतौर पर, बाकी हिस्सों में नहीं बनते, क्योंकि स्टमक और ड्यूडेनम वाले हिस्से में ना ज्यादा एसिड होता है, तो फिर मसला। अच्छा जी, ये म्यूकोजा है, ठीक है। दीवार तो मतलब स्टमक की मोटी होगी ना, ये देखो इतनी मोटी दीवार होगी, इसके सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं म्यूकोजा। इतने हिस्से नहीं, इससे म्यूकोजा, ठीक है। अब इस म्यूकोजा के ऊपर मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, इस कलर से। इस म्यूकोजा के ऊपर एक म्यूकस लेयर बनती है, ठीक है। म्यूकस लेयर होती है, वो असल में म्यूकोजा के जो सेल्स होते हैं ना, वही इस म्यूकस लेयर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये म्यूकस लेयर जो होती है ना, ये यहाँ से आने वाले जो एसिड और एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ से आने वाले, ठीक है। यहाँ से जो एसिड और एंजाइम्स वगैरह होते हैं, उनसे इस म्यूकोजा को और अंदर वाली दीवार को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब होता कुछ यूं है कि कभी कभी ना इस म्यूकोजा में डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये वाला म्यूकोजा यहाँ से फर्ज करो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये फिर एंजाइम्स को यहाँ से मौका मिल गया है, ठीक है। एंजाइम्स यहाँ से आएंगे और यहाँ से म्यूकोजा को खाना शुरू कर देंगे। म्यूकस लेयर यहाँ है नहीं, तो एंजाइम खाना शुरू कर देंगे, और कभी कभी ये इस दीवार सारी को खा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये दीवार सारी प्रोटीन की बनी है, और एंजाइम सारे ऐसे हैं जो प्रोटीन को तोड़ सकते हैं। तो ये दीवार सारी को तोड़ के, और ये फिर यहाँ पर बड़ा, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये जो म्यूकस लेयर ब्रेक हो गई है, और यहाँ पर जो जख्म बना है, इसको तो हम कहते हैं अल्सर। लेकिन कभी कभी यहाँ पर पूरा होल बन जाता है, जिसकी वजह से ये फट जाती है दीवार, ठीक है। इसको कहते हैं परफोरेशन हो गई है, ड्यूडेनल अल्सर परफोरेशन हो गई है, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर की परफोरेशन हो गई है। तो फिर क्या होता है, ये एंजाइम्स बाहर आपको पता है कैविटी पड़ी हुई है, abdominal कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आ जाता है, एंजाइम्स वगैरह abdominal कैविटी में आ जाते हैं। और occasionally an ulcer is so severe that a hole develops in the wall of digestive tract and the हम्म, ठीक है। Occasionally an ulcer is so severe that a hole develops in the wall of digestive tract and the contents of tract spill into the abdominal cavity। spill कहते हैं बाहर खारिज हो जाना। मतलब आप स्पिल स्पिल वर्ड वहां पे यूज करते हो। फर्ज करो आपने बाल्टी में पानी, आपने बाल्टी टूटी के नीचे रखी, टैप के नीचे रखी, और टैप को चला दिया, और बाल्टी जब पूरी भर के जो बाहर पानी गिरता है ना, उसका हम कहते हैं ये स्पिल हो गया, ठीक है। तो आप देखो कि जो स्टमक से बाहर जो केमिकल गिरेंगे ना, उसको कहते हैं स्पिल इनटू द abdominal कैविटी, लीडिंग टू सीवियर इन्फेक्शन विच में प्रूव टू बी फैटल। जिसकी वजह ये मोहलक भी हो सकता है, इसकी वजह से जान भी जा सकती है। अल्सर की वजह से नॉर्मली जान नहीं जाती, लेकिन जब सुराख पूरा हो जाए, होल पूरा बन जाए, और abdominal कैविटी में एंजाइम्स वगैरह और एसिड वगैरह आ जाए, तो इन्फेक्शन इतनी बन जाती है कि फैटल हो जाता है। फिर इंसान को पूरा खोलना, मतलब पेट को पूरा खोलना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। इफ इमीडिएट मेडिकल केयर इज नॉट सॉट, सॉट होता है हासिल करना, सीख की दूसरी फॉर्म है सॉट। एक्सेसिव secretion ऑफ गैस्ट्रिक एसिड secretion इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पेप्टिक अल्सर। गैस्ट्रिक एसिड जो है ना, अगर ये ज्यादा मतलब बने मैदे में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेप्टिक अल्सर का, ठीक है। और गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा कैसे बनता है, उसके कुछ फैक्टर हैं। स्मोकिंग है सबसे पहले, स्पाइसी फूड है। स्मोकिंग बेसिकली ना कुछ नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, और नर्व्स जो हैं फिर वो गैस्ट्रिक एसिड को बढ़ाती हैं। स्पाइसी फूड है, अल्कोहलिक बेवरेजेस है। अल्कोहलिक बेवरेजेस ऐसी बोतलें, बेवरेजेस कहते हैं बोतलों को, ये कोल्ड ड्रिंक्स को, ऐसी बोतलें जिनमें अल्कोहल होती है। टी है, कॉफी है, और स्ट्रेस भी है, मतलब टेंशन वगैरह होती है ना, उसमें भी। मेरे स्ट्रेस, एग्जाम के स्ट्रेस में मेरे अपने पेट में बहुत शदीद दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो यही है कि गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा बनता है, ठीक है। और ये ऐसे पेशेंट में हमें अवॉइड करना पड़ता है, अल्सर वाले पेशेंट में अवॉइड करो, ताकि मजीद काम ना खराब हो। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। मैं फिर ये मैंने सारा लेक्चर अभी लंबा काफ़ी दिया है, और ये काफ़ी मतलब ये अच्छी, ये डिजीज़ आपको आनी चाहिए। ये ऐसी डिजीज़ हैं जो कि जिनके बगैर ये आपको आनी चाहिए। तो अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, अगर आपको नहीं आती थी तो इनको अब अच्छे से याद कर लेना। और
कोई और टॉपिक भी हो तो मुझे बता देना, मैं फिर बता दूंगा आपको।